Hello. Today we are starting our first chapter of Geography, class 6th, the Earth in our solar system. Here I am making a uh, diagram which states about the universe and the planets. Now we are coming for the first topic of our this chapter, the moon. What is moon? Moon is a natural satellite of Earth. Earth is the थर्ड फारेस्ट प्लेनेट फ्रॉम द सन. सन से तीसरा दूरी वाला प्लेनेट है अर्थ. अर्थ जहां हम लोग रहते हैं और अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट, मैन मेड नहीं है. वो दो टाइप के सैटेलाइट्स होते हैं, एक नेचुरल सैटेलाइट और एक मैन मेड सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट. जैसे हम लोग चंद्रयान 1 चंद्रयान 2 की बात करते हैं, वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है. मून जो है वो हमारा एकमात्र सिंगल नेचुरल सैटेलाइट है. अर्थ जो है वो सन का रोटेशन करती है, उसके चक्कर लगाती है, और मून जो है वो अर्थ के चक्कर लगाता है. मून के बारे में हमारी एनसीईआरटी की बुक में चैप्टर नंबर 1 में पैराग्राफ 1 में दो मून बताए हुए हैं. पहला मून है न्यू मून, दूसरा है फुल मून. नाउ व्हाट इज न्यू मून? न्यू मून जिसको हम लोग हिंदी में अमावस्या भी कहते हैं. अमावस्या मींस या न्यू मून मींस वो चंद्रमा जो नया बनना स्टार्ट होता है. मतलब जहां से चंद्रमा अपीयर होना स्टार्ट होता है. न्यू मून के दिन चंद्रमा डिसअपीयर होता है, जिसको हम लोग अमावस्या बोलते हैं. फुल मून जिसको हम लोग हिंदी में पूर्णिमा बोलते हैं, पूर्णमासी भी बोला जाता है. तो पूर्णिमा के दिन हमको फुल मून दिखता है, पूरा चंद्रमा सर्कल बनाता हुआ समझ में आता है. ये हमारे दो टाइप के मून हमारे बुक में दिए हुए हैं, फुल मून और न्यू मून. नेक्स्ट बात है सेलेस्टियल बॉडीज. सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती हैं? सेलेस्टियल बॉडीज मतलब ऑल द प्लैनेट्स इंक्लूडिंग सन 8 प्लैनेट्स, और जितने भी स्टार्स हैं, एस्ट्रॉइड्स हैं, मेट्रॉइड्स हैं, उन सभी को मिला के हम बोल देते हैं सेलेस्टियल बॉडीज. सेलेस्टियल बॉडीज को हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि हमको स्पेस में जो कुछ भी दिख रहा है या नहीं भी दिख रहा है, वो सब सेलेस्टियल बॉडीज हैं. अगेन हम बात करें तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है स्टार्स. स्टार्स क्या होते हैं? स्टार्स एक ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं, सेलेस्टियल बॉडी का एक ऐसा पार्ट होता है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें खुद की हीट और लाइट होती है, जो खुद अपनी लाइट एमिट करते हैं, प्रकाश छोड़ते हैं, जिनसे प्रकाश निकलता है, जिनसे रोशनी निकलती है, और जिनके पास खुद की हीट होती है. जैसे हम बात करें सन इज ऑल्सो अ स्टार. ये भी हमारा लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, सन इज ऑल्सो अ स्टार. सन के पास भी खुद की हीट है, खुद की लाइट है. सूर्य के कारण ही हमको अर्थ पे गर्मी महसूस होती है और लाइट मिलती है. तो हमको दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स देखना होते हैं किसी स्टार में. पहला कि उसकी खुद की लाइट होगी, दूसरा उसकी खुद की हीट जनरेट करेगा वो. ये हीट नॉर्मली कैसे जनरेट होती है? ये हीट जनरेट होती है जब हाइड्रोजन और हीलियम का फ्यूजन होता है. नाउ व्हाट इज फ्यूजन? दो एलिमेंट्स का आपस में टकराना. दो एलिमेंट्स जब आपस में टकराते हैं तब हम उसको बोलते हैं फ्यूजन. तो यहां पे हाइड्रोजन और हीलियम, इन दो के एलिमेंट्स जो हैं, जो एटम्स हैं, वो आपस में टकराते रहते हैं, जिसके कारण हीट जनरेट होती है और लाइट जनरेट होती है. वही लाइट हमारे अर्थ तक पहुंचती है. हमें डू यू नो में एक पॉइंट भी दिया है कि अर्थ तक सन की लाइट कितने देर में पहुंचती है.
अर्थ तक सन की लाइट कितनी देर में पहुंचती है, तो इट टेक्स अराउंड 8 मिनट्स, 8 मिनट लगते हैं सन की लाइट को अर्थ तक पहुंचने में। नाउ अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉन्स्टेलेशन। कॉन्स्टेलेशन, कॉन्स्टेलेशन क्या होता है? हम सिंपली वर्ड्स में बोल सकते हैं पैटर्न ऑफ स्टार, या और सिंपल वर्ड में बात करें तो डिजाइन फॉर्म बाय द स्टार्स। अगर कोई स्टार्स हैं, ग्रुप ऑफ स्टार है, अगर कुछ डिजाइन या पैटर्न क्रिएट कर रहे हैं तो हम उसको बोलेंगे कॉन्स्टेलेशन। जैसे हम बात करें सप्तऋषि, 7 सेजेस, जो हमारी बुक में एग्जाम्पल दिया है, 7 सेजेस का एग्जाम्पल दिया है। 7 सेजेस, सप्तऋषि, 7 स्टार्स का एक कॉन्स्टेलेशन है, एक पैटर्न है जो कि हमको बताता है कि कॉन्स्टेलेशंस कैसे होते हैं, हमको समझने में हेल्प करता है। उसकी फोटो भी हमारी एनसीईआरटी बुक में दी हुई है। कॉन्स्टेलेशंस, कॉन्स्टेलेशन हमको दूसरी चीज यह बताता है कि स्पेस में स्टार्स सिंगल नहीं होते हैं, वो हमेशा ग्रुप में होते हैं अपने, जस्ट लाइक कि हमारे वो फ्रेंड्स के साथ होते हैं। वो हमेशा अपने एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक वॉन्डरिंग किसी एक पर्टिकुलर फिक्स रोटेशन में करते हैं। किसी एक को वो या तो सेंटर मानेंगे, किसी एक स्टार को, और बाकी स्टार उसके आसपास घूमते रहेंगे, या फिर पूरा का पूरा जो कॉन्स्टेलेशन है, मतलब ग्रुप ऑफ स्टार है, वो मूव करेगा पर एक साथ ही और एक पैटर्न बनाकर ही। दिस इज कॉल्ड द कॉन्स्टेलेशन। नाउ अगेन our next topic is pole star. What is pole star? Pole star means ऐसा स्टार जो कि हमारे नॉर्थन डायरेक्शन में होता है। पोल स्टार को नॉर्थ स्टार भी बोलते हैं। ये एक ऐसा स्टार होता है जो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में ही पाया जाता है, इसलिए इसको नॉर्थ स्टार भी बोलते हैं। पोल तरफ मिलता है, इसलिए हम उसको पोल स्टार भी बोलते हैं। अगेन हम लोग बात करें 7 सेज और पोल स्टार के बीच में क्या रिलेशन है, तो 7 सेज और पोल स्टार के बीच में रिलेशन ये है, मैं इसको थोड़ा सा रब कर रहा हूं और फिर अपन देखते हैं क्या रिलेशन है। 7 स्टार जो है वो कुछ इस टाइप से होते हैं। हम बोल सकते हैं कि वो एक चम्मच के आकार के होते हैं। होप कि आपको कलर डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। वो एक स्पून के शेप के होते हैं 7 सेज। ये हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड 7th स्टार है। ये हमेशा ऐसे ही होते हैं। और हमारी बुक का जो हमको पिक्चर दी हुई है उसको अगर हम ध्यान से देखेंगे तो वहां पे हमको यहां पे एक लड़की खड़ी हुई दिख रही है। वो लड़की यहां से देख रही है और उसको यहां पे नॉर्थ स्टार या पोल स्टार नजर आ रहा है। हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि जो नॉर्थ स्टार होता है वो 7 सेज के जो ये 2 स्टार्स होते हैं, इन 2 स्टार्स से अगर हम लोग इसको एक लाइन में देखें तो हमको ये एक लाइन क्रिएट होती हुई दिखेगी। ये नॉर्थ स्टार को आइडेंटिफाई करने की तरीका होता है, एक सिंपल मेथड होता है, एक नेचुरल मेथड होता है उसको आइडेंटिफाई करने का। आगे हम बात करते हैं प्लेनेट। नाउ अगेन इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट इज प्लेनेट? एक और कंफ्यूजन वाली चीज है कि प्लैनेट्स कितने होते हैं। नॉर्मली तो हम लोग ये पढ़ लेते हैं कि 8 प्लैनेट्स हैं, बट पुराना हमने सुना हुआ है कि 9 प्लैनेट्स थे। तो 8 क्यों हो गए? 8 प्लैनेट्स कौन कौन से हैं? हमको यहां पे याद करना होता है सन से किस पैटर्न पे वो लोग दूर हैं,
कितनी दूरी पे है, कौन सा स्टार कितनी दूरी पे है, कौन सा प्लेनेट कितनी दूरी पे है, और उसका सही क्रम क्या है। तो हम बात करें सन से स्टार्ट करें तो मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये 8 प्लैनेट्स जो हैं वो हमने दिखाए हैं। एक बीच में मैंने लाइन भी खींची हुई है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ये एस्ट्रॉइड बेल्ट है, हम चैप्टर के एंड तक इसको डिस्कस कर लेंगे। नाउ अब हम बात करें, हमारा प्लेनेट जो है वो सन से 3rd नंबर पे है। हमको इसी क्रम में याद करना पड़ेगा, इसी वे में याद करना पड़ेगा। मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। अब अगर हम बात करें प्लेनेट, प्लेनेट क्या होते हैं, तो प्लेनेट वो सेलेस्टियल बॉडी के पार्ट होते हैं या वो ऑब्जेक्ट होते हैं स्पेस के जो सन के चक्कर लगाते हैं। ये जितने भी प्लैनेट्स दिख रहे हैं वो सभी सन के कर लगा रहे हैं, अपनी स्पीड में चल रहे हैं और अपने रास्ते पे ही चल रहे हैं। इस रास्ते को हमने वर्ड बोला हुआ है ऑर्बिट। ऑर्बिट जैसे ये जो लाइन दिख रही है ये अर्थ की ऑर्बिट है, ये वीनस की ऑर्बिट है, ये मर्क्यूरी की ऑर्बिट है, ये मार्स की ऑर्बिट है, ये जुपिटर की, ये सैटर्न की, यूरेनस की, नेपच्यून की। ये जो सीधे दिख रहे हैं थोड़े से, इससे कंफ्यूज मत हो जाइएगा, वो सर्कल बड़ा है, बोर्ड छोटा है। हम बात करें अर्थ की, तो अर्थ जो है वो अपने एक इलिप्टिकल वे में एक ऑर्बिट पे ही राउंड लगाती है सन के, इसको हम बोलते हैं ऑर्बिट। नाउ अगेन प्लेनेट क्या होते हैं, क्या क्वालिटी होती है, और 2006 अगस्त में ऐसा क्या हुआ कि प्लूटो को जो 9th प्लेनेट था उसको हटा दिया गया। प्लूटो इज अ डार्फ प्लेनेट। डार्फ प्लेनेट, डार्फ मतलब सिंपल अगर हम डिक्शनरी मीनिंग देखें तो बोना, जो बोना होता है उसको हम डार्फ बोलते हैं। या हम लोग इस रिलेशन में बात कर ले जो आधा है, आधा प्लेनेट है, मतलब उसमें प्लेनेट की कुछ क्वालिटीज हैं और कुछ क्वालिटीज नहीं है। तो क्या होती है, हम लोग दो डिफरेंस बात करेंगे प्लेनेट के लिए कि क्या उसमें डिफरेंस थे जिसके कारण नहीं हो पाया, और हम ही उस दो को क्वालिटी बना देंगे किसी प्लेनेट की। प्लेनेट की क्या क्वालिटी होती है, प्लेनेट हमेशा अपने एक वे पे, ऑर्बिट पे सन के चक्कर लगाता है, ये हमारी पहली क्वालिटी। दूसरी, कई बार कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो घूमते रहते हैं, वॉन्डरिंग करते रहते हैं। वॉन्डरिंग मतलब बेफिजूल का घूमना, तो वॉन्डरिंग करते रहते हैं हमारे स्पेस में, कई बार वो टकरा जाते हैं। तो प्लेनेट की एक क्वालिटी ये होती है कि वो अपने से इन स्टोन्स को बोल सकते हैं, हम इसको बाद में एस्ट्रॉइड और मेट्रॉइड्स बोलेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, अभी हम केवल सिंपल स्टोन बोल देते हैं। ये जो पत्थर होते हैं जो स्पेस में पाए जाते हैं, इनको अपने इलिप्टिकल वे से या अपने ऑर्बिट से दूर हटाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है किसी प्लेनेट की। वो अपने रास्ते में आने वाले सभी स्टोन्स को, पत्थरों को, मतलब एस्ट्रॉइड, मेट्रॉइड्स, मैटर्स जो भी होते हैं, उन सभी को वो हटाता जाता है। नाउ प्लूटो में क्या दिक्कत थी, प्लूटो के साथ ये दिक्कत थी कि उसका खुद कुछ एक ऑर्बिट तो था, एक क्वालिटी थी कि ऑर्बिट था, एक ऑर्बिट पे वो अर्थ के जैसे ही सन के चक्कर लगा रहा था, पर उसमें सेकेंड क्वालिटी नहीं थी। मतलब वो अपने इलिप्टिकल वे से या अपने ऑर्बिट से, अपने सड़क से, अपने रास्ते से पत्थरों को अलग नहीं कर पा रहा था। वो जो एस्ट्रॉइड और मेट्रॉइड्स थे उनको हटा नहीं पा रहा था। किसी भी प्लेनेट की ये क्वालिटी होती है कि वो भले ही से करोड़ों सालों में, पर अपने आसपास के जितने पत्थर होते हैं उन सबको वो हटा देता है। वो क्वालिटी उसमें नहीं थी, इसके कारण अगस्त 2006 में उसको ड्वार्फ प्लेनेट बोल दिया गया। मतलब हाफ प्लेनेट है, प्लेनेट नहीं है वो। क्लियर? तो यहां हमारा 9 प्लेनेट से 8 प्लेनेट्स चेंज हो गए। अगेन हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया हुआ है, मार्स, सैटर्न
और यूरेनस के लिए। मार्स, सैटर्न और यूरेनस ये एक ऐसे प्लेनेट हैं जिनकी बेल्ट ऑफ स्मॉल डेब्रीज, इंटरेस्टिंग फैक्ट में लिखा हुआ है बेल्ट ऑफ स्मॉल डेब्रीज, इसको हम ऐसा समझ सकते हैं, ऐसा एक सर्कल होता है इनके पास, ये सर्कल जो है वो स्मॉल डेब्रीज का होता है। नाउ व्हाट इज डेब्रीज? डेब्रीज मतलब डस्ट या छोटे छोटे पत्थर टुकड़े, उनसे ये डेब्रीज बनता है, ये रिंग बनती है। अब ये कैसे हो जाते हैं, कैसे क्रिएट होते हैं? हम बहुत पुरानी बात करें, जब हमारा अर्थ बना, 8 प्लैनेट्स बने, तो सन में जो ब्लास्ट हुआ उसके कारण ये प्लैनेट्स बने हैं। और जब जैसे सपोज करिए हम लोगों ने एक कांच लिया और कांच को नीचे जमीन पे फेंका, तो हमको कुछ बड़े बड़े प्लैनेट्स मतलब बड़े बड़े टुकड़े मिल जाएंगे, ये हमारे प्लैनेट्स हो गए। कुछ छोटे छोटे मिल जाएंगे, तो वो छोटे छोटे जो हो जाएंगे उसको हम बोल देंगे एस्ट्रॉइड्स एंड मेट्रॉइड्स। और कुछ ऐसे होंगे जो बिल्कुल किरचे जिसको हम बोलते हैं, बहुत छोटे एलिमेंट्स होंगे, उसको हम बोलेंगे डेब्रिस। वो जो किरचे हैं या बहुत छोटे छोटे एलिमेंट्स जो हैं, टुकड़े जो हैं, जो कि हमको नॉर्मल हम लोग अगर देखेंगे तो शायद हमको दिखते भी नहीं है, वो डस्ट पार्टिकल्स जैसे भी हम बोल सकते हैं, तो वो मिलके और एक ऐसी रिंग क्रिएट कर लेते हैं मार्स, सैटर्न और यूरेनस पे। इसको हम बोलते हैं रिंग ऑफ डेब्रिस। नाउ आगे हम लोग बात करें, हमारा नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें अवर सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम क्या है? हमारा सोलर सिस्टम, सन इज अ सेंटर पॉइंट ऑफ अवर सोलर सिस्टम, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये 8 प्लैनेट्स, सन और ऑल नेचुरल सैटेलाइट, जैसे हमने बात करी थी शुरुआत में कि अर्थ की अपनी एक नेचुरल सैटेलाइट है जिसको हम लोग मून बोलते हैं। वो मून जो है हमारा एक ही मून है, ठीक है। कई ऐसे प्लैनेट्स हैं जहां पे 53 मून्स तक हैं, अवेलेबल हैं। कई ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनका एक भी मून अवेलेबल नहीं है, वो हम लोग देखते रहेंगे अभी। अर्थ जो है उसका एक नेचुरल प्लैनेट है, तो सन, 8 प्लैनेट्स और उनके नेचुरल सैटेलाइट्स, एस्ट्रॉइड्स और मेट्रॉइड्स, ये सब मिलकर हमारा सोलर सिस्टम क्रिएट करते हैं। नाउ आगे हम बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हम लोगों ने प्लैनेट्स डिस्कस किया था, अब हम बात करेंगे सन की। सन हमारा रह गया है, हालांकि हमने शुरुआत में डिस्कस किया था। सन जो है वो एक स्टार है। सन हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर पॉइंट है और जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सब सन का ही चक्कर लगाते हैं। आगे हम बात करें, नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है ऑर्बिट। हमने ऑर्बिट देख लिया है। ऑर्बिट मींस जो पाथ, जिस पाथ पे हमारा सन के चक्कर लगाए जाते हैं किसी प्लेनेट के द्वारा, उसको हम बोल देते हैं ऑर्बिट, उनका सड़क, उनका रास्ता। नेक्स्ट हम बात करें अर्थ। नाउ अर्थ पे अगर हम बात करें तो फिलहाल हमको केवल अर्थ एक ऐसा प्लेनेट है जहां पे हमको लिविंग थिंग्स रह सकते हैं, हमको एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, एक ऐसा एनवायरनमेंट मिलता है, बायोस्फीयर क्रिएट होता है। बायोस्फीयर मतलब जहां पे लिथोस्फीयर लैंड हो, जो सॉलिड हो, द सॉलिड पार्ट ऑफ द क्रस्ट या अर्थ, क्रस्ट अपर लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर। लिथोस मींस होता है लैंड, लिथोस्फीयर। एटमॉस्फेयर, एटमॉस मींस होता है एयर, तो एटमॉस्फेयर मींस जो एयर्स हैं, हमारे यहाँ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, और वाटर जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रो मींस होता है पानी, स्फीयर मतलब एरिया, जिस एरिया में वो पाए जाते हैं। तो हमारे यहाँ पे अर्थ पे हमको पानी भी मिलता है, एयर भी मिलती है और एक सॉलिड लेयर भी मिलती है जिसके ऊपर हम लोग चल सकते हैं। तो ये तीनों क्वालिटीज हमको
अर्थ पे मिलती है। इन तीनों क्वालिटी को जोड़ के एक वर्ड बोला जाता है बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर या हम बोलते हैं लिविंग एनवायरनमेंट, जीने के लिए जो हमको एनवायरनमेंट की जरूरत होती है, जिस माहौल की जरूरत होती है, वो हमको अर्थ पे मिलता है, बाकी किसी प्लेनेट पे हमको नहीं मिलता है। तो अर्थ की बात करें, अर्थ के शेप की बात करें, तो अर्थ का शेप है जियोइड। जियोइड क्या होता है? जियोइड, हमारी अर्थ जो है वो एग्जैक्ट सर्कल नहीं है। इसको हम वापस देखते हैं, ये मैं रब कर रहा हूं। हमारी अर्थ जो है वो एक परफेक्ट सर्कल नहीं बनाती है। वो परफेक्ट सर्कल बनाने की जगह वो अपने एक्सिस पे थोड़ी सी दबी हुई है, जिसको हम ऐसा बोल सकते हैं जैसे हमारा एप्पल, एक एप्पल जो है जो हम लोग खाते हैं वो भी ऊपर की तरफ से, नीचे की तरफ से और ऊपर की तरफ से थोड़ा सा दबा हुआ होता है। तो हम एक सिंपल एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं कि हमारी अर्थ जो है वो एक एप्पल के जैसी है, जो ऊपर से और नीचे से, अपने नॉर्थ एक्सिस से और सदर्न एक्सिस से, दोनों तरीके से वो हल्की सी दबी हुई है। इस शेप को हम लोग बोल देते हैं जियोइड शेप। अर्थ का जो शेप है, अर्थ सर्कल नहीं है, अर्थ का जो शेप है वो है जियोइड। अब हमारा 3 वर्ड्स दिए हुए हैं एनसीईआरटी में। व्हाट इज जियोग्राफी, जियोलॉजी, जियोलॉजी एंड जियोग्राफी। जियोग्राफी की अगर हम बात करें तो जो पैटर्न होता है किसी ग्राफिक थिंग का, या जो भी पैटर्न होगा उसको हम लोग, अर्थ के बारे बात करें हम लोग तो अर्थ का जो भी टोपोग्राफी होगी, जैसी स्थलाकृति होगी, मतलब वहां किस टाइप से दिख रहा है, वहां कैसी फिजिकल उसकी एलिमेंट्स हैं, वहां वाटर है, वहां रिवर है, वहां ओशन है, सी है, लेक्स हैं, या हम बात कर ले वहां पे माउंटेन है, हिल्स हैं, या सिंपल प्लेन एरिया है, वो हमारा स्टडी आ जाएगी जियोग्राफी। दूसरा हम बात करें जियोइड, तो शेप ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड जियोइड। दूसरा दिया हुआ है जियोमेट्री, मेजरमेंट ऑफ अर्थ। मेजरमेंट ऑफ अर्थ जब हम बात करेंगे तो हम उसको बोलते हैं जियोमेट्री। नाउ आगे हम बात करें, एक वर्ड और दिया हुआ है जियोलॉजी। लॉजी मींस होता है स्टडी, जियो मतलब अर्थ, तो अर्थ के बारे में अगर हम स्टडी करेंगे इट्स कॉल्ड जियोलॉजी। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आए तो हमको दिया हुआ है मून। मून, मून मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। वो अर्थ के अपने ऑर्बिट पे चक्कर लगाता है। बेसिकली ऑर्बिट किसी प्लेनेट का होता है, पर उसके भी लिए भी हम लोग ऑर्बिट वर्ड यूज कर रहे हैं। ऑर्बिट वर्ड केवल प्लेनेट के लिए यूज होता है। तो मून जो है, जैसे अर्थ सन के चक्कर लगाती है, वैसे ही मून जो है वो अर्थ के चक्कर लगाता है। मून जो है वो हमसे ज्यादा दूर नहीं है, केवल 3,84,400 किलोमीटर दूर है। ये स्पेस में बहुत कम दूरी मानी जाती है, 3,84,400 किलोमीटर। अर्थ से सन की दूरी जो है वो 3,84,400 किलोमीटर है। मून जो है वो हमारा एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग on 21st of July 1969, नील आर्मस्ट्रॉन्ग was the first person जो कि अर्थ से मून पे गए थे और उन्होंने अपना फर्स्ट स्टेप मून पे रखा था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आए तो हमको दिया हुआ है सैटेलाइट के बारे में। सैटेलाइट्स क्या होती हैं? सैटेलाइट्स 2 टाइप की होती हैं। पहली होती है नेचुरल, दूसरी होती है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल को हम लोग मैन मेड सैटेलाइट भी बोलते हैं। नाउ पहले हम बात करते हैं नेचुरल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट मतलब मून, हमारी अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट मून है। मून जो है, हम वापस उस थ्योरी पे आते हैं, सन में से बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ, उसके कारण प्लैनेट्स बने।
अब अर्थ में जो टुकड़ा टूटा, अर्थ से जो टुकड़ा टूटा, इट्स कॉल्ड मून। उसके कारण मून क्रिएट हुआ और वो अर्थ के चक्कर लगाता है। तो मून इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट हम बात करें आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होती है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट वो सैटेलाइट्स होती हैं जो कि ह्यूमन मेड, मैन मेड होती हैं। जैसे हम बात करें इनसेट, चंद्रयान, ये सैटेलाइट्स जो हैं वो किसी, चंद्रयान जो थी वो बेसिकली मून की स्टडी के लिए बनी थी। चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 अभी काफी चर्चा में था। चंद्रयान 2 जो कि 80-90% कुछ सफल हुआ था, बाकी नहीं हो पाया था, वहां पे लैंड नहीं हो पाया था। मून की हम बात करें तो वो मून की स्टडी करने के लिए गया था। इसको सिंपल वे में हम समझते हैं, हम लोग जब गूगल मैप यूज करते हैं या हमारे एंड्रॉयड मोबाइल्स पे जब हम लोग अपनी एक प्लेस को सर्च करते हैं, जो हमारी करंट लोकेशन होती है, उस लोकेशन को सर्च करने के लिए जो सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है, जो ऐप का यूज किया जाता है, वो सैटेलाइट के थ्रू ही चलता है और वो देखता रहता है कि हमारी लोकेशन क्या है। और अच्छे से समझें तो हमारे जो गूगल मैप बना हुआ है वो भी इन्हीं सैटेलाइट्स के थ्रू बना हुआ है। हालांकि उसमें कुछ कार्स के थ्रू भी सड़क बनाई गई है, हम उतना डीप में नहीं जाएंगे, बस हम ये समझ लेते हैं कि वो हमारे लिए कुछ ऑब्जेक्टिव्स या कुछ टास्क को कंप्लीट करने का काम करते हैं। जैसे हमको अर्थ के बारे में स्टडी करना है, हमको किसी ऑब्जेक्ट को ढूंढना है, हमको किसी देश की सुरक्षा करना है, या किसी भी हमारा टास्क जो होगा उसको सेटिस्फाइड करने के लिए, उसको फुलफिल करने के लिए हम लोगों ने बहुत सारे सैटेलाइट्स छोड़े हुए हैं स्पेस में। वो वॉन्डरिंग करते रहते हैं अर्थ की, उसको हम बोल देते हैं सैटेलाइट्स। इट इज मैन मेड सैटेलाइट और आर्टिफिशियल सैटेलाइट। नाउ टू इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर, asteroids and meteoroids. What is asteroids and what is meteoroids? हमने बात करा था कि हमारे सोलर सिस्टम में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारी सेलेस्टियल बॉडीज हैं। तब हमने बात करा था कि सन, हमारे प्लैनेट्स, सैटेलाइट जो नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, और उसके अलावा एस्ट्रॉइड्स और मेट्रॉइड्स, ये भी हमारे सेलेस्टियल बॉडी का पार्ट है, हमारे सोलर सिस्टम में पाए जाते हैं। अब हम बात करें एस्ट्रॉइड और मेट्रॉइड्स। सिंपल वे में बात करें तो जब हमने बात करी कि सन में ब्लास्ट हुआ, प्लैनेट्स बने, उसके बाद जो छोटे छोटे टुकड़े निकले जो कि प्लैनेट्स नहीं हैं, जो कि छोटे छोटे टुकड़े थे, उनमें प्लैनेट्स की क्वालिटी नहीं थी। मतलब वो जरूरी नहीं है कि वो सन के चक्कर लगा रहे हों, लगाते भी हैं, एस्ट्रॉइड्स भी लगाते हैं, पर एक अपने ऑर्बिट पे, अपने इलिप्टिकल पाथ पे, अपने रास्ते पे वो चक्कर लगाएं, ऐसा नहीं होता है एस्ट्रॉइड बेल्ट को छोड़कर। तो इनमें प्लैनेट्स की क्वालिटी नहीं होती है और ना ही ये दूसरे, हमने जो दो क्वालिटी डिस्कस करी थी वो दोनों इनमें नहीं होती है। तो इन ऑब्जेक्ट्स को हम बोल देते हैं एस्ट्रॉइड्स और मेट्रॉइड्स। सिंपल वे में हम समझ सकते हैं कि ये स्पेस में पाए जाने वाले स्टोन्स हैं, पत्थर हैं, जो कि प्लेनेट जितने बड़े नहीं होते हैं, स्टार जितने बड़े नहीं होते हैं, ये छोटे होते हैं। छोटे भी कितने बड़े होते हैं, हम समझ सकते हैं कि हमारी एक सिटी बरोबर के वो इतने छोटे होते हैं, या इतने बड़े हम बोल सकते हैं। तो एस्ट्रॉइड और मेट्रॉइड्स दोनों ही पत्थर होते हैं। तो फिर डिफरेंशिएट कैसे करें, कौन सा एस्ट्रॉइड होता है और कौन सा मेट्रॉइड होता है। एस्ट्रॉइड के लिए हम बात करें तो नॉर्मली जो एस्ट्रॉइड्स होते हैं वो एस्ट्रॉइड बेल्ट में पाए जाते हैं। मार्स और जुपिटर के बीच में एक बेल्ट होता है जिसको हम बोलते हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट। यहां पे जितने भी वो स्टोन्स हैं या एस्ट्रॉइड्स हैं वो यहां पे एक ही पाथ पे घूमते रहते हैं। अब ये परमानेंट उनका पाथ नहीं है, जैसे ये परमानेंट पाथ है अर्थ का, ये यहां पे इसी लाइन के बीच में, लाइन के अंदर वो कहीं पे भी घूम सकते हैं, पर नॉर्मली इससे जुपिटर के उस तरफ या मार्स के इस तरफ नहीं आते हैं इन नॉर्मल कंडीशंस। ऐसा फिक्स नहीं है, इतनी स्टडी नहीं है हमारी स्पेस साइंस की कि हम बोल सके कि नहीं ये बिल्कुल भी नहीं जाते हैं। नॉर्मली हम बात करेंगे तो नॉर्मली ये इसी पाथ पे
घूमते हैं, जो कि मार्स और जुपिटर के बीच में। तो अगेन यहाँ पे इंपॉर्टेंट थिंग याद करने की, एक एस्ट्रॉइड बेल्ट कहाँ पाया जाता है, एस्ट्रॉइड बेल्ट कहाँ है, तो मार्स और जुपिटर के बीच में एस्ट्रॉइड बेल्ट है। एस्ट्रॉइड बेल्ट में ही एस्ट्रॉइड्स होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें मेट्रॉइड्स। मेट्रॉइड्स भी स्टोन से ही होते हैं, पत्थर ही होते हैं, पर वो एस्ट्रॉइड बेल्ट में नहीं पाए जाते हैं। जो भटक गए हैं, या तो वो इस तरफ चले गए हैं या वो इधर आ गए हैं। ये मेट्रॉइड्स जो हैं ये वॉन्डर करते हैं कहीं पर भी, जरूरी नहीं है कि वो एक ही पाथ पे घूमते रहें। वो एक जगह से दूसरी जगह कोई फिक्स्ड पाथ नहीं होता है और घूमते रहते हैं, वॉन्डरिंग करते रहते हैं। वॉन्डरिंग मतलब बेफिजूल का घूमना। तो वॉन्डरिंग करते रहते हैं, कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है। जैसे हम बात कर लें एस्ट्रॉइड का, उनका एक ही ऑब्जेक्ट होता है कि उनको एस्ट्रॉइड बेल्ट में घूमना है, वैसा मेट्रॉइड्स के साथ नहीं होता है। ये पहला डिफरेंस है एस्ट्रॉइड और मेट्रॉइड्स में। दूसरा हम बात करें, नॉर्मली एस्ट्रॉइड्स जो होते हैं वो प्लेनेट के, हमने जैसे बात करी प्लेनेट की क्वालिटी होती है कि वो अपने पाथ से जितनी भी एस्ट्रॉइड और मेट्रॉइड्स होते हैं, जो भी पत्थर होते हैं, उन सबको हटाता जाता है। तो नॉर्मली ये इसी के बीच में पाए जाते हैं, मार्स और जुपिटर के बीच में। वो नॉर्मली किसी ऑर्बिट में नहीं एंटर होते हैं, पर मेट्रॉइड्स जो होते हैं वो एंटर हो जाते हैं। अगेन हम बात करें मेट्रॉइड्स, हमने टूटते हुए तारे का बारे में बहुत सुना होगा। टूटता हुआ तारा, विश भी मांगी जाती है। तो टूटता हुआ तारा जो होता है वो यही मेट्रॉइड्स अर्थ की एक एटमॉस्फेरिक लेयर, अर्थ पे हवा की बहुत सारी लेयर्स होती हैं, उसमें एक लेयर होती है मेसोस्फेयर। हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे उस बारे में। तो मेसोस्फेयर जो होती है उसी से टकरा के और ये जलने लगते हैं। एक प्रोटेक्टिव शील्ड बोल सकते हैं हम लोग, अर्थ के सराउंडिंग में एक प्रोटेक्टिव शील्ड है जो कि ऐसे भटकते हुए पत्थरों को, ऐसे मेट्रॉइड्स को अर्थ से टकराने में या अर्थ में एंटर करने से रोक देती है। क्या करती है ये शील्ड? ये शील्ड जो है, जब मेट्रॉइड्स इससे टकराता है तो ये शील्ड उसको जला देती है, और जल के नॉर्मली वो अर्थ पे नहीं आ पाते हैं, उससे पहले ही वो जल जाते हैं। अगर कोई सा आता भी है तो वो बहुत बड़ा अगर होता है तो वो छोटा सा, छोटा मतलब हम रूम बरोबर जितना बोल सकते हैं, उतना बड़ा स्टोन अर्थ पे गिरता है। नॉर्मली तो ये होता है कि वो किसी ऐसी जगह पे गिरते हैं जहां पे वाटर ज्यादा होता है, ओशंस वगैरह में, पर ऐसा कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है कि वो केवल वहीं पे गिरेंगे, लैंड एरिया में नहीं गिरेंगे, वो लैंड एरिया में भी गिरते हैं। कई जगह हमने देखा भी है, उसकी स्टडी भी चलती है। नाउ अब 2 वर्ड्स डिस्कस करने के और हैं, गैलेक्सी और यूनिवर्स। गैलेक्सी के बारे में हम बात करें तो गैलेक्सी मींस, गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स, क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस। बिलियंस ऑफ स्टार्स, सन इज ऑल्सो स्टार, हमने डिस्कस किया है। सन जो है वो भी एक स्टार है, और हमारे यूनिवर्स में हमको गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ स्टार्स मिलते हैं। इट मींस कि सन जो है वो हमारे सबसे क्लोजेस्ट स्टार है, हमारे ऐसा बोल सकते हैं जो बड़ा स्टार है उसमें हम लोग अर्थ से सबसे पास में जो हमारा है वो सन है, स्टार। दूसरे सन भी हैं यूनिवर्स में, ऐसा नहीं है कि केवल एक ही सन है, पर वो हमसे बहुत दूर हैं। और वो कुछ सन जो हैं, कुछ, सभी नहीं, जो कुछ सन है वही हमको दूर से इतनी दूरी है कि वो हमको स्टार जैसे दिखते हैं। उनकी हीट और लाइट जो कि एक एलिमेंट होता है किसी भी स्टार में, वो वहां पे नहीं पहुंच पाते हैं, हमारी अर्थ तक नहीं पहुंच पाते हैं। अगर हम बात करें यूनिवर्स की, तो ऐसी कई गैलेक्सीज मिलके, मतलब एक गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ स्टार्स, प्लैनेट्स, एस्ट्रॉइड्स और मेट्रॉइड्स, ऐसी मिलियन बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज मिलके हमारा यूनिवर्स क्रिएट करती हैं। क्लियर? थैंक यू।